आइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Sit down, sir, please. थैंक यू सर। You are product of NEET engineering college. NEET. What is NEET? NIIT. NIIT सर ये बेसिकली नॉर्दर्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट कॉलेज है सर ये। अच्छा, ये नीट वो नहीं है जो जी कंप्यूटर सर। लर्निंग वाला जो होता है वो नहीं है। अच्छा, आई वाज नॉट नोइंग इट। हिंदी में बोलना चाहेंगे? जी सर। लास्ट ईयर आप आए थे? जी सर। ऑप्शनल पेपर क्या लिया आपने? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, आप यूपी में अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था जी सर। कुछ महीने पहले हुआ था, उसके बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं? सर इसमें यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया है और ये 75 के 75 जो डिस्ट्रिक्ट है मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे रेंज में जैसे सिविल एविएशन में हो गया, फूड प्रोसेसिंग में हो गया, टेक्सटाइल में हो गया, ड्रोन में हो गया, डिफेंस में हो गया। सर कई सारे सेक्टर में MOU साइन किए गए हैं। MOU साइन करने का मतलब क्या वो फलीभूत हो जाता है सारा? क्या होता है सर- उसमें, और मतलब कितना परसेंट मान के चलना चाहिए? MOU सर, जस्ट क्या- MOU होता है। सर जैसे जो पिछली हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख करोड़ का MOU साइन किया गया था, लेकिन ग्राउंड पे 39,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो पाई। तो सर अभी 1/10 या 1/15 हम कह सकते हैं कि अब हो सकता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हम रियलाइज कर पाए। ऐसा क्यों होता है, क्यों हो जाता है? जितना इन्वेस्टमेंट कमिट किया गया उसका 1/4 ही हो पाता है, क्यों? इसके सर कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात की जाए या सर MOU साइन करने के बाद बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं इन्वेस्टर के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, उस पर एग्रीमेंट ना बन पाए। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, डिमांड कितनी है, कोई इन्वेस्टर सर उसको अगर कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि अब मोस्टली सारे स्टेट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो अगर उनको थोड़ा भी कम्पिटिटिव अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वहाँ पे जाएंगे सर। अभी अयोध्या में तो जो चल रहा है सबको पता है, पूरी दुनिया को। जी सर। इसके अलावा भी एक स्टेट है जो बहुत शोकेस कर रहा है अपने किसी अचीवमेंट को, बार बार पेपर में आ रहा है। कौन सा स्टेट है वो और क्या कर रहा है शोकेस? वो भी रिलीजन से रिलेटेड है, टेम्पल से रिलेटेड है? पेपर लगातार पढ़ते हैं आप? जी कौन सा सर। पेपर पढ़ते हैं आप? सर इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण सर मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, उड़ीसा का नाम सुना है? उड़ीसा सरकार कुछ कर रही है? कुछ आइडिया आपको उड़ीसा सरकार क्या कर रही है? हाँ सर माफ़ कीजिएगा। आपने नहीं देखा? जी फुल पेज ऐड आ रहा है उसका, फिर भी आप मिस करके देखने। पूरी से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो रहा है? जी सर। चलिए, देखूंगा सर इसको। ओके। यूपी अभी भी इतना बड़ा भौगोलिक राज्य के रूप में मौजूद है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। तो उसको 4-5 भागों में बांटने की जो एक स्कीम बनाई गई थी, जिसके फेवर में मायावती भी थी कि उसको कर दिया, जब CM थी तो 5 राज्य बनाने की बात है, उसको काट कर क्यों नहीं उसको 5 राज्यों में विभाजित कर दिया जाए? सर विभाजित करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सर मैं ये मानता हूँ कि सर उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे सर जो रिवर्स हैं वो अक्रॉस द स्टेट फ्लो करती हैं, तो सर जैसे अभी रिवर वाटर डिस्प्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सर अभी जिस पेस से ग्रो कर रहा है, अगर हम नॉमिनल GDP देखें तो अराउंड 10%, तो वो भी सर मीडियम टर्म में या नियर टर्म में बाधित हो सकती है। इसके अलावा सर जो रिसोर्स स्केयर रीजन है, जैसे सर मेरा पूर्वांचल रीजन या बुंदेलखंड रीजन, तो अभी पर यहाँ पर सर स्टेट को खुद से टैक्स जनरेट करना ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल कम होगा। ज़्यादातर हमें सेंटर गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहना होगा। और सर लोगों की भी देखा जाए तो पीपल्स का कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है कि स्टेट को डिवाइड ही किया जाना चाहिए। अच्छा, तो आपके विचार से न डिवाइड करें तो बेहतर है? हाँ। आप ये करना चाह रहे हैं? जी सर, इसमें सर और तो जैसे ना डिवाइड करें तो जैसे बुंदेलखंड रीजन हो गया या ईस्टर्न यूपी हो गया जो बैकवर्ड है अभी भी, जी सर। तो कैसे डेवलप करेंगे? उसकी क्या नीति है अभी सरकार के पास?
सर सरकार इसमें बहुत सारी नीति के साथ आ रही है। जैसे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हुई, उसी में अगर हम बुंदेलखंड पूर्वांचल रीजन में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 5 to 10% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। क्योंकि सर जो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी के साथ इस समय आई है, स्टार्टअप पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, तो हर पॉलिसी में सर इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि 20 to 25% हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आपको इंसेंटिव देंगे। अगर लेकिन हम पूर्वांचल बुंदेलखंड रीजन में करते हैं तो सर 10 to 5% एक्स्ट्रा है। इसके अलावा सर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, जैसे लखनऊ से देखा जाए तो लखनऊ सर्किट बनाई गई है, बुद्धिस्ट सर्किट बनाई गई है, रामायण सर्किट बनाई गई है। इसके अलावा सर हर डिस्ट्रिक्ट का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे यूनिटी मॉल बनाने की सर बात की गई है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर मेरा उत्तर प्रदेश में सर बहराइच डिस्ट्रिक्ट है। तो कौन सा प्रोडक्ट है आपका? सर मेरे यहाँ सर जो गेहूं के डंठल से हैंडीक्राफ्ट बनते हैं वो, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनको दिया गया है सर। तो उसमें कुछ प्रोन्नति दिख रही है? सर अभी एक यूनिक इनिशिएटिव के तहत सर मेरे डिस्ट्रिक्ट ने वहाँ भी सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई थी, जस्ट यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले। तो सर 1750 करोड़ का MOU साइन किया गया है मेरे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। तो अभी सर ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ही है। और सर व्हीट जो गेहूं के डंठल से जो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं उनको सर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से और कॉमर्स वेबसाइट से सर जोड़ा गया है। उसमें महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से उनको कनेक्ट किया गया है सर। ठीक। अच्छा प्रिंस, आपने पढ़ा है सिविल इंजीनियरिंग? जी सर। तो इसमें बताएंगे, 2 टर्म यूज है, एक निर्माण एक विनिर्माण, तो क्या क्या अंतर है दोनों में? सर इनका सर मैं इंग्लिश हाँ जान सकता हूँ? हाँ, निर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जी सर। विनिर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सर बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में इस चीज़ से डील करते हैं कि सर जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं इनिशियली, मतलब जैसे हम ब्रिक यूज करते हैं, सरिया यूज करते हैं, पूरा मतलब एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम उसमें बनाते हैं, तो उसको सर हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सर जैसे सेकेंडरी सेक्टर से डील करता है, मतलब बहुत सारा हम इसमें इनपुट इस्तेमाल करते हैं, मशीन का यूज करके हम एक तरीके से जॉइंट करते हैं बहुत सारे मटेरियल को। तो इसका कंस्ट्रक्शन का इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है विकास की दृष्टि से? क्योंकि सर जो कंस्ट्रक्शन होता है एक तरीके से जो आधारभूत संरचना होता है देश के लिए वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सर जो रियल सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर, लोगों को घर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सर चाहे हाईवे डेवलपमेंट हो, रेलवे डेवलपमेंट हो या वाटरवेज का डेवलपमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें सर इसमें आती हैं। और इसका कितना योगदान है, कुछ आंकड़े इसके आपको जानकारी है? भारत के संदर्भ में या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? जी सर। कितना प्रतिशत इसका योगदान होता है? सर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है तो सर माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश ने, भारत सरकार ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, उत्तर प्रदेश ने कहा 1 ट्रिलियन की बनाएंगे, फिर अभी कोई महाराष्ट्र भी कह रहा है हम भी बनाएंगे। तो इनमें आपको मौका लगा है देखने का कि $1 ट्रिलियन जो उत्तर प्रदेश ने कहा है, इसका आधार क्या है ये कहने का? सर 1 ट्रिलियन का विजन यूपी गवर्नमेंट रखा है। इसका सर आधार ये है कि जैसे गवर्नमेंट जो 4 आईज होते हैं इकॉनमी के, उस पर सर काम कर रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो ग्राम सभा लेवल पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे पे काम चल रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में देखा जाए सर दूसरा जो आई है तो उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जा रही हैं, या गवर्नमेंट सर खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च कर रही है आज के समय में। इसके अलावा अगला सर जो आई है इनोवेशन, तो उसमें सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें लेकर के, जैसे अटल इनोवेशन मिशन है तो उसमें यूपी गवर्नमेंट का बहुत सारा बजट एलोकेशन है। इसके अलावा सर इंक्लूसिविटी अगला जो आई है तो उसमें सर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली स्कीम्स हैं या ऐसे सेक्टर हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। हालांकि सर ठीक है, तो ये तो मतलब ये आंकड़े हैं ना, इनके पीछे इस तरह का जिसको आप कहते हैं, जैसे
अच्छा ये बताइए एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिदम बेसिकली सर एक प्रोग्राम होता है, मैथमेटिकल प्रोग्राम होता है। उसमें हम पहले से चीज़ों को सेट कर देते हैं कि हमें आगे क्या आउटपुट लेना है, तो उसी हिसाब से सर एक मैथमेटिकल इनपुट हम डिज़ाइन करते हैं। और उसका ड्रॉबैक क्या है एल्गोरिथम यूज़ करने का? एल्गोरिदम सर इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि एक तो सर जो एक बार एल्गोरिदम डिज़ाइन कर दिया गया तो हमें इनपुट वैसे ही मिलेंगे। अगर हमें आउटपुट चेंज करना है तो सर हमें एल्गोरिदम फिर से पूरा बनाना पड़ेगा। ये सर एक हो सकता है। बाकी सर ये मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें खुद इतना इंटेलिजेंस नहीं होता कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। नहीं तो उसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि ये जो आंकड़े हैं जी सर, ये एल्गोरिथम के आधार पर तो निर्धारित हो जाते हैं, कंप्यूटर बता देगा आपको। जी सर। बट इसके पीछे जो वैसा सॉफ्टवेयर है कि किस सेक्टर में क्या जाना है। जी सर। तो इसमें सर जैसे जो 1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य रखा गया है, तो सर अभी कैलकुलेट करके देखा जाए तो सर अप्रॉक्सीमेटली 35% की ग्रोथ हमें पर एनम चाहिए अगर हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन फिर सर एक विज़न है, अगर हम 27 तक नहीं तो सर हम 2-3 साल आगे उस चीज़ को अचीव करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा एक ये बताइए, जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि प्रति डिस्ट्रिक्ट 1 लाख रुपया नवरात्रि में मंदिरों को दिया जाएगा। जी सर। हाँ, तो उस तरह का जो ये एलोकेशन है, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा या ये किस तरह का एलोकेशन है? सर अगर इन एलोकेशन को ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश का जो रिलीजियस टूरिज़्म है, तो वहाँ पे सर काफ़ी टूरिज़्म बूस्ट हो सकता है। वहाँ की लोकल जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के सामान बेचे जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। और इसके अलावा सर जो कनेक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी सर बूस्ट की जा सकती है। चलिए, कोई आपके विचार में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 पॉलिसी मेजर्स क्या लिए गए हैं अभी पिछले 4-5 साल में? सर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। कहीं पे बताइए, यूपी द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जो पूरे उसको प्रभावित करते हैं। जी सर। एक तो सर जैसे कोविड-19 के समय पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चली गई। दूसरा सर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10 लाख करोड़ का किया गया यूनियन बजट में। ठीक है। इसके अलावा सर जैसे सर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स या जो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, तो उस पर हमारा फोकस कम हुआ करता था, अब इस पर फोकस आया है। और सर जैसे जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, तो इन पे भी सर जोर है। ठीक है, थैंक यू। ये ग्रीन बिल्डिंग के बारे में आपने एक प्रोजेक्ट किया है। जी सर। क्या प्रोजेक्ट था आपका उसमें? सर इसमें ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे सर हमें रिसर्च करना था। उसके बाद सर उसका एक मॉडल हमें अपने फाइनल ईयर में, बीटेक फाइनल ईयर में सबमिट करना था कि हमने कौन कौन से ऐसे टेक्निक यूज किए जिसके थ्रू हम ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाए। तो अभी ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग, जो कई रेटिंग्स हैं, उसमें 2-3 रेटिंग्स के बारे में बताएं। इसमें सर एक गृहा रेटिंग है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेट हैबिटेट असेसमेंट करके है। तो इसमें सर 25 से लेके 50 का एक स्कोर होता है, तो उसी के बीच में सर 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक के बीच में रेटिंग दी जाती है। इसके अलावा सर एक लीड रेटिंग है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, जो कि सर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसमें सर बहुत सारी रेटिंग, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरीके की रेटिंग दी जाती है बिल्डिंग को असेस करने में। जो रेटिंग दी जाती है वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है? ये सर जैसे एनर्जी इफिशियंसी उस बिल्डिंग की कितनी है, जो उस बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से रखा गया है, ताकि हम नेचुरल सनलाइट या लोकल रिसोर्स हम कितना यूज किए हैं बिल्डिंग को बनाने में। इसके अलावा जो बिल्डिंग में वाटर रिसोर्स पे मेन फोकस होता है कि सर ग्रे वाटर जो हम एक बार यूज कर दिए उसको फिर से रीयूज करने की उसमें फैसिलिटी दी गई है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन के समय वेस्ट कितना ज़्यादा जनरेट हुआ है, और जनरेट हुआ तो सर उसको रीयूज किया गया है कि नहीं। ठीक। सो ग्रीन बिल्डिंग में एनर्जी के बारे में बातचीत होती है, तो इंडिया में ग्रीन एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं? ग्रीन एनर्जी के लिए सर रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत हमारा फोकस है, जैसे सर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इसके अलावा सर जो अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है,
और इसके अलावा सर जैसे जो बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं गांव में, तो उसके थ्रू सर हम ग्रीन एनर्जी उत्पादित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम कम है जी सर। नेशनल इनकम के मुकाबले, जी सर। तो उसके लिए आप कौन सा मतलब क्यों ऐसा कम है, क्या मुख्य कारण क्या है जिसके चलते यूपी का पर कैपिटा इनकम कम आता है? सर एक तो जो उत्तर प्रदेश है उसकी सर अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है और उस पर सर लो जीडीपी स्प्रेड होता है। इसके अलावा सर सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ हुई यूपी में भी अप्रोक्सीमेटली 52% आज हमारे यूपी के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान है। तो वहाँ पे सर कुछ लोगों के पास तो अच्छी जॉब है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास स्किल नहीं है वो जॉब को प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा सर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो माना जाता है एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए, वो सर यूपी में भी अंडर डेवलप्ड रहा। अगर आप देखें इंडिया का जो ट्रेड है, जी सर। फॉरेन ट्रेड, उसमें यूपी का किस तरह का योगदान है फॉरेन ट्रेड में? रूपी का योगदान सर? नहीं, यूपी का सर। जी सर। सर उत्तर प्रदेश ने टोटल लगभग 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है सर पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और उत्तर प्रदेश से जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट 16% एक्सपोर्ट हमारा गया है वो यूएसए के लिए दिया गया है। और मेजर इंडिया के लिए यूपी ने जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, मोबाइल एक्सपोर्ट में, या फूड ग्रेन में देखा जाए तो व्हीट और राइस में, इसके अलावा सर जैसे इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं उसमें, और इसके अलावा सर जो अभी मिलेट है तो मिलेट में भी सर जैसे 16% बाजरा जो है वो उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। तो ये सारी चीज़ें सर एक्सपोर्ट करता है यूपी या स्टेट गवर्नमेंट के क्या रोल हैं अभी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कैसे एक बड़ा स्टेक होल्डर बनाया गया है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में? एक तो सर अभी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स लॉन्च की गई है, तो ताकि हर स्टेट में कंपटीशन की भावना की जा सके और वो अपने आप को कंपेयर कर पाएँ कि कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके अलावा सर जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट अपना रही है, चाहे सर हम डिफेंस कॉरिडोर की बात कर दिया जाए या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जाए या सर एजुकेशन हब बनाने की बात है, तो ये सारे जो क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात की जाए तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए हैं स्टेट्स में, तो वो भी सर एक्सपोर्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या स्कीम है? इसमें सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे जो अभी पिछला बजट यूनियन गवर्नमेंट का था, उसमें सर ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा और यूनिटी मॉल में सर वहाँ के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं उनको अच्छे से मार्केट किया जाएगा। और जो और लोकल लो हैंगिंग फ्रूट्स हो सकते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई करती है, और उसको सीधा अगर हम ई-कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ेंगे और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उससे कनेक्ट करेंगे सीधा, ताकि इनको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। हमारे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से होते हैं इंडिया में? इंडिया में सर चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, लगभग 100 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। उसके बाद सर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से करते हैं क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंट हम उनके हैं। यूएसए से सर हमारा इंपोर्ट होता है। ये यूएसए से हमारा इंपोर्ट सरप्लस है या मतलब हम ज़्यादा करते हैं या हम सरप्लस है सर? मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस है या इंपोर्ट सरप्लस? एक्सपोर्ट सरप्लस है सर। ओके। और जहाँ तक यूपी का सवाल है कि यूपी कैसे मतलब यूपी को हम आगे ला सकते हैं, उसमें अभी जो स्ट्रैटेजी है अदर देन इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के अलावा? इसमें सर ये हो सकता है कि अभी जैसे यूपी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे कम पैसा खर्च कर रही है। हम बजट का देखें तो सिर्फ 3 से 4% एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीकल्चर पे जा रहा है, लेकिन हमारी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो वहाँ सर हमें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे कैनाल बनाए जाएँ, माइक्रो इरिगेशन पे हम खर्च करें सर,
वहाँ की सीड रिप्लेसमेंट रेशियो सही करें, हमारे एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा सर जो यूपी है वो वुमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो वहाँ पे सर वुमेन को इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सर टैक्स में कुछ छूट दी जाए अगर वो वुमेन को जॉब करवाती हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। इसके अलावा सर जो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है इसको सर जोड़ के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है। और सर जो लोकल लेवल पे हो सकते हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, या सर जैसे अयोध्या में वहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गुड़ के लड्डू, तो सर जो लोकल पोटेंशियल है उसी को हार्नेस करने की ज़रूरत है। प्रिंस बाबू अपने नाम का मतलब है, देख प्रिंस बाबू कैसे, एक तो रॉयल्टी है, प्रिंस बाबू इज प्लान किस लिए बड़ा बाबू कल्चर है, क्या नाम है मतलब आपका? सर प्रिंस मम्मी पापा ने रखा, प्रिंस का मतलब है राजकुमार, तो उनके दिल का मैं राजकुमार हूँ। वेरी गुड। और बाबू मेरे दादा और दादी जी ने रखा है, तो वो शुरू से ही हमें बाबू आपने 2-3 चीज आपने जवाब दिए, एक तो आपने उसी से मैंने आपने जो कहा उसी से निकाल रहा हूँ। जी सर। आपने बताया इन्वेस्टर्स समिट, जी सर। और बहुत इम्प्रेसिव आपने दिया 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट। उसका 2 चीजें बहराइच बड़ा जाना जाता है, इलीगल माइनिंग और फ्लड्स, इन दोनों को ये कैसे सॉल्व करेगा इन्वेस्टर समेत? वो तो प्रोडक्ट में लगा देगा, इंडस्ट्री में लगा देगा, इलीगल माइनिंग और इन्वेस्टर्स एंड जो फ्लड जो आते हैं, परपेचुअल फ्लड्स इन बहराइच। सर जो इलीगल माइनिंग है उसमें तो सर हमें लॉ के हिसाब से हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी सर इलीगल माइनिंग में पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ सर सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। इसके अलावा सर हमें लोकल लेवल पे और दुर्गा शक्ति नागपाल की तरह आपको थ्रेट मिली, आपको ट्रांसफर कर दिया गया एज ए ब्यूरोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव, बताइए कैसे करेंगे आप? सर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सर हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बिना अपने लाइफ के थ्रेट के बारे में सोचे हुए अपने आप को भी बचाते हुए चलिए अब आप आइए फ्लड्स, जी सर। परपेचुअल प्रॉब्लम ऑफ बहराइच इज फ्लड्स। सर इसका बेसिक सर मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एक तो जो सर रिवर की क्लीनिंग है वो भी सर टाइम पे नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है। और जो सर छोटे छोटे चेक डैम बना दिए जाने चाहिए या अर्दन डैम बनाने चाहिए तो वो भी सर नहीं बनाए गए हैं। और एम्बैंकमेंट को सर हम तब मजबूत करना शुरू करते हैं जब एक बार फ्लड रिवर में वाटर लेवल सर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें सर हमें प्रोएक्टिव होकर काम कौन सी करना नदियां हैं है। आपके यहाँ बहराइच में? सर बहराइच में सरयू नदी की सर एक ट्रिब्यूटरी है, टेढ़ी नदी है, इसके अलावा सर घाघरा है? राप्ती नदी है, घाघरा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, वो भी प्रॉब्लम बहराइच की है। जी सर। एक हो सकता है इम्प्रूवमेंट, इर्रेगुलर पावर सप्लाई एंड सैनिटेशन। जी सर। क्या पोजीशन है आज के समय में? सर पावर सप्लाई में अभी सर जो विलेज है तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसमें सर ये किया जा सकता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी लोकल लेवल पे भी प्रोड्यूस करने की जरूरत है। जैसे सर हमारे यहाँ फ्लड की समस्या है या सर जो कैनाल बनाए गए हैं तो वहाँ लोकल लेवल पे भी हमें टरबाइन लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चाहिए। और सैनिटेशन और सर सैनिटेशन में ये है कि एक तो सैनिटेशन की अवेयरनेस कैंपेन इसमें बहुत ज़रूरी है ताकि जो घर में साफ़ सफाई की व्यवस्था की जा सके। दूसरा सर जो लोकल लेवल पे पीएचसी है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं वहाँ पे सर हमें डॉक्टर की तैनाती करने की ज़रूरत है और आशा वर्कर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन मैं एक रिमार्क दूंगा, अरे सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट कैसी है बहराइच की? सर बहुत सर लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा पुअर है क्योंकि 39% वुमेन की लिटरेसी रेट है, 49% सर मेल की है। सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो सर 894 सर 2011 सेंसस के हिसाब से था, लेकिन अभी सर बीच में इम्प्रूव हुआ है। तो इन्वेस्टर समिट कर लीजिए, एक प्रोडक्ट कर लीजिए, ये तो लोकल इश्यूज हैं। लोकल जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं स्वस्थ होगा, इन्वेस्टर समिट क्या कर लीजिए? आप 5 ट्रिलियन नहीं कर लीजिए, आप बहराइच में खोल लीजिए, वो तो इंडस्ट्री का आउटलुक होता है। बट लोकल इश्यूज, इंडस्ट्री से प्रॉब्लम बढ़ भी सकते हैं। तो हमेशा जरूरत है एज एन IAS आप बन जाएंगे लोकल इश्यूज को टैकल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये सर रिपोर्ट आया, पढ़ने का टाइम मिला आपको? सर अभी सर मैंने इसकी कुछ हेडलाइन सर मैंने पढ़ी है। जब डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो सवाल क्या पूछा जा सकता है उसमें?
अभी ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, जी सर। क्या संदर्भ क्या है, किस लिए किया है? सर ईरान का एलिगेशन ये है कि बहुत सारे जो सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं, आतंकवादी के ठिकाने हैं, वो ईरान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट पाकिस्तान की भूमिका यूज करके कार्रवाई कर रहे हैं। इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, ईरान के पक्ष में या पाकिस्तान के पक्ष में, किसको सही ठहरा है? सर अभी सर इसमें इंडिया के स्टैंड के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन सर इंडिया का स्टैंड यही होगा कि सर सॉवरेनिटी का सर वायलेशन किसी भी कंट्री का नहीं किया जाना चाहिए। यानी पाकिस्तान के सॉवरेनिटी का वायलेशन हुआ ईरान द्वारा? सर इस तरीके की सर चीज़ें अगर हम प्रमोट करेंगे तो अपना व्यू मत दीजिए, इंडिया का व्यू दीजिए। इंडिया ने ईरान का पक्ष लिया है। थैंक यू सर, सॉरी। तो आप नहीं पढ़ोगे, सब लेटेस्ट है, कल से न्यूज में कम है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी यार लास्ट मैं आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया बैठो। जी सर, thank कौन सा बोर्ड था आपका? you। सर प्रीति सुदान मैम का बोल रहा है। कितने मार्क्स? 160 सर। 160 जी सर। ठीक है, तो रिटर्न में क्या था? रिटर्न में सर ज़्यादा कम थे, क्योंकि 730 के आस 735 नंबर मेरे आए, तो ये written यही में था भी ऑप्शनल में? सर यही सर। ठीक है, तो वो करिए, बाकी आपका ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है आपके पास, आपने जो किया, बट उसमें एक ये मेरा सुझाव होगा कि उसका वो भी ध्यान में रखिए कि क्या चीज़ उसमें आड़े आ रही है। सरकार तो ये तो सरकार के वायदे हैं ना, ऐसा कर देंगे इन्वेस्टर समिट में 4 आई 5 आई 6 आई लगा देंगे, लेकिन किस वजह से वो नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड रियलिटी। तो एक दो वो भी पॉइंट आ जाए तो वो बैलेंस हो जाए। अच्छा, अदरवाइज आप ठीक है। प्रीति सुदन के बोर्ड में जाने उन्होंने क्या पूछा है, हेल्थ पे, इस पे, वुमेन पे? सर मैम ने तो वुमेन पे मुझसे पूछा था, और एक बोर्ड मेंबर ने फिर एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, एक मेंबर ने सिविल इंजीनियरिंग पे पूछा, और एक मेंबर ने सिर्फ आईआर पे 2 क्वेश्चन पूछे, और एक लास्ट के मेंबर ने मुझसे एचआर बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि आईएएस आईआरएस में आप क्या पसंद करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी ठीक है तुम्हारा। जी सर। देखो 160 का मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादा मिलना चाहिए था, 160 इज नॉट वेरी गुड। जी सर। इस बार मिले ज़्यादा, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि भाई वो जो इन्वेस्टर समिट में गैप हो जाता है, जितना कमिटमेंट होता है वो आता है, तो उसमें तुमको इफेक्टिव आंसर नहीं आ पाया कि ये सब स्टेप लेने से बिल्कुल अब हमारा मैक्सिमम जो है वो गोल निर्धारित हो जाएगा। सबको तुमको इंगेज करना पड़ेगा विद इफेक्टिव आंसर्स। जी योर आंसर शुड बी मोर इफेक्टिव। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको कि मैंने यूपी का डिवीजन बोला 5 जगह कर दिया जाए, तो तुमने बोला नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे ही ठीक है। ऐसे नहीं बोला जाता है। यू गोना टेक ए स्टैंड लाइक दिस। डिवीजन के भी फायदे हैं, नहीं भी हैं। जी सर। आंसर ये होना चाहिए था कि डिवीजन से अगर हमें वायबल स्टेट बन सकता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ सकती है ग्रो करने की, तो व्हाई नॉट वी कैन डिवाइड इट आल्सो। बट ये देख लेना चाहिए कि उससे हमें फायदा मिलने जा रहा है कि नहीं। यूं ही कि फॉर द सेक ऑफ डिवाइडिंग ए लार्जर स्टेट यू कैन नॉट डिवाइड इनटू स्मॉलर स्टेट्स। यू हैव टू सी द वायबिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। हम कैपेसिटी बिल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे आंसर देने से ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। जी सर। मेरी बात समझ रहे हो तुम? जी सर। इस तरह से आंसर दोगे तो 160 से पहुंच जाओगे तुम 175-80 पे। तो ट्राई टू मॉड्यूलेट योर आंसर लाइक दिस। जी। यही मैं कह सकता हूँ। तो उसमें ये है कि आपसे कोई इम्प्रॉम्प्टू सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हैं ना, कि आप बता दीजिए कि कैसे वायबल होगा, नहीं होगा। आपने खाली एक ये देना है कि इन फैक्टर से हो सकता है, इनसे नहीं हो सकता है। जी सर। तो वो ठीक है। वो आंसर को सर थोड़ा बैलेंस हर जगह करके। जैसे उसमें आप ये कह ही सकते हैं कि उससे उत्तराखंड बनाया गया है, उत्तर वो करके, तो ऐसा नहीं है कि वो अनब्रिडल्ड सक्सेस है अलग स्टेट बनने के बाद। तो नुकसान फायदे दोनों हैं, वो देखना पड़ेगा कि मैंने क्यों आपसे वो क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि आपका एम्फेसिस इन्वेस्टर समिट और एक प्रोडक्ट आपके सामने 10 बार कहा होगा। जी। इट वाज टू मच, बट इश्यूज एडमिनिस्ट्रेटर के सामने ये नहीं होते हैं, जी। है ना। इसलिए कहता है ठीक है, तुम टैकल कर ले जाओगे। जॉब कब है इंटरव्यू? सर 31 जनवरी को। कब? 31 जनवरी यही से है। देख लेना 31 जनवरी को क्या है, या गांधी जी से कुछ रिलेटेड है वो। ये सब पेपर को ढंग से ऐसा रिपोर्ट Yes, पाकिस्तान paper। वाला तुमने उल्टा बोल दिया। खैर कभी नहीं पढ़ पाया होगा तुम, काफी रीडिंग चाहिए। जो हुआ इंडिया का स्टैंड हुआ है, तो उसको बहुत ही पेपर को एकदम सुबह में ही पढ़ लिया करो, पूरा नोट बना लिया करो उठ करके। और 1 से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हाँ सर, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और हिंदू भी देखता हूँ। हाँ ठीक है।
बाकी सर मेजर कमी आंसर में मतलब मेरा थोड़ा इफेक्टिवनेस मुझे लग रहा है नहीं आ पा रहा है। मैंने तो बता दिया ना मैंने तुमको, बताया ना। तुमसे बोलने के पहले मैं समझ गया आंसर। इफेक्टिव आंसर नहीं दे रहा हूँ, उसका यही तरीका है जैसे 2 एग्जांपल दिया यूपी वाला और इन्वेस्टर वाला, वैसे आंसर को इफेक्टिव बनाओ। दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चीजें हैं तुम्हारी पास, परोस नहीं पा रहे हो उसको, जी यही मैं भी प्रॉब्लम सर फेस वो दिख रहा है। कौन सा इलाका है? ये सर मेरा 5th अटेम्प्ट है। एक और जी सर इसके बाद में हो जाएगा इस बार। हाँ तो वो स्ट्रेस मत लो कि अपने आप ही कि मैं इफेक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। आप इफेक्टिव हो, जी। वो एक ये हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं ना, 2-4 चीजों को बना के कुछ प्रिपेयर कर लो अपना इन एडवांस की रेडीमेड इफेक्टिव टाइप आंसर का। कैसे दिया जाता है ताकि एक आदत में आ जाए, तुम्हारी आदत के अंदर आ जाओ। जी। डोंट वरी, खराब तो होगा नहीं तुम्हारा। जी सर। ऐसा कुछ हो नहीं है। आज की जो ऐसा रिपोर्ट ना इम्पोर्टेंट है। जी सर। खैर सुबह नहीं पढ़ पाया होगा, आज ही आया है तो मतलब पढ़ने के लिए 2 घंटा चाहिए टाइम। 31 जनवरी किस समय है? सर वो आफ्टरनून में है तो मेरे पास डोंट टेक टेंशन। अभी जो भी इशू चल रहा है आईआर वगैरह पे, जो ईरान में बहुत कुछ हो रहा है, येमेन में बहुत कुछ हो रहा है, रेड सी, उसको तुम थोरोली पढ़ते रहो। जी। इसमें सवाल काफी आएंगे, जी सर। ठीक है, और यूपी पे तो आएंगे ही आएंगे। जी ठीक है, अच्छा करोगे प्रेस, ठीक है, ओके। थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक।